बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो इस आयोजन के लिए, इसमें हिस्सा लेने के लिए और भारत की एक शक्ति का दुनिया को परिचय कराने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये एक्सपो भारत के बायोटेक सेक्टर की एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ का प्रतिबिंब है। बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। 10 अरब डॉलर से 80 अरब डॉलर तक हम पहुंच चुके हैं। भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। नए भारत की इस नई छलांग में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी बायरेक की बड़ी भूमिका रही है। बीते वर्षों में भारत में बायो इकोनॉमी का, रिसर्च और इनोवेशन का जो अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, उसमें बायरेक का अहम कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं आप सभी को बायरेक के 10 वर्ष की सफल यात्रा के लिए, इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर अनेक अनेक बधाई देता हूं। यहां जो एग्जीबिशन लगी है, उसमें भारत के युवा टैलेंट, भारत के बायोटेक स्टार्टअप्स, इनका सामर्थ्य और बायोटेक सेक्टर के लिए भविष्य का रोड मैप बहुत बखूबी, सुंदरता पूर्वक वहां प्रस्तुत किया गया है। ऐसे समय में जब भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है, अगले 25 वर्षों के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है, तब बायोटेक सेक्टर देश के विकास को नई गति देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जीबिशन में शोकेस किए गए बायोटेक स्टार्टअप्स और बायोटेक इन्वेस्टर्स और इंक्यूबेशन सेंटर्स नए भारत की एस्पिरेशंस के साथ चल रहे हैं। आज यहां जो थोड़ी देर पहले जो ई पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसमें हमारे 750 बायोटेक प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। ये भारत की बायो इकोनॉमी के सामर्थ्य और उसके विस्तार को भी और उसकी विविधता को दिखाता है। साथियों, इस हॉल में बायोटेक सेक्टर से जुड़ा करीब करीब हर सेक्टर मौजूद है। हमारे साथ बड़ी संख्या में ऑनलाइन भी बायोटेक प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं। आने वाले 2 दिनों में आप इस एक्सपो में बायोटेक सेक्टर के सामने अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने वाले हैं। बीते दशकों में हमने दुनिया में अपने डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रेपुटेशन को बढ़ते हुए देखा है। दुनिया में हमारे आईटी प्रोफेशनल्स की स्किल और इनोवेशन को लेकर ट्रस्ट का जो माहौल है, वो एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है।
यही ट्रस्ट, यही रेपुटेशन इस दशक में भारत के बायोटेक सेक्टर, भारत के बायो प्रोफेशनल के लिए होते हुए हम सब देख रहे हैं। ये मेरा आप पर विश्वास है, भारत के बायोटेक सेक्टर पर विश्वास है। ये विश्वास क्यों है, इसकी वजह पर भी मैं विस्तार से बात करना चाहूंगा। साथियों, आज अगर भारत को बायोटेक के क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है, तो उसके अनेक कारणों में 5 बड़े कारण मैं देखता हूं। पहला, तो नाज़रीन, आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन 2022 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पीएम मोदी खिताब कर रहे थे। बायोटेक स्टार्टअप नुमाइश 2 रोज़ा इवेंट का है और इसका एहतमाम महकमे बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ने किया। ये नुमाइश BIRAC के क़याम के 10 साल मुकम्मल होने की याद में मुनाकिद किया जा रहा है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि कुतुब मीनार मामले में आज साकेत कोर्ट फैसला सुना सकता है। कुतुब मीनार मामले में साकेत कोर्ट ये तय करेगा कि कुतुब मीनार अहाते के अंदर हिंदू देवी देवताओं की बहाली और पूजा का हक दिया जाए या फिर नहीं। इससे कबल सिविल जज अर्जी को खारिज कर चुके हैं, जिसके बाद एडिशनल जिला जज की अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी। कानपुर के हालात को देखते हुए ऑल इंडिया सुन्नी उलमा कौंसिल ने मुसलमानों से अपील की है। उलमा कौंसिल ने तमाम मसाजिद के इमामों को खत लिखा है। इस खत के जरिए अपील की गई है कि नमाजी जुमा की नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों को जाए। शहर में अमन व सुकून को बरकरार रखा जाए। अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही गई है। ये अपील ऑल इंडिया सुन्नी उलमा कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद सलीम की तरफ से की गई है। सुन्नी उलमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद सलीम साहब ने शहर में अमन और शांति बनाए रखने के लिए शहर की मस्जिद के इमामों को एक खत लिखा है। आइए उनसे जानते हैं क्या है उस खत में, जिससे अमन और शांति बनी रहेगी और कल जुमे की नमाज है। क्या आपने खत लिखा है? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इस शहर कानपुर के तमाम बाशिंदगान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि ये शहर गणेश शंकर विद्यार्थी और हसरत मोहानी का शहर है। हमें उनसे सबक हासिल करके इस शहर के अमन को बहाल रखना चाहिए। किसी भी तरह की कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी को अजियत और तकलीफ पहुँचे। नंबर 1। नंबर 2, हमने आइम्मा मसाजिद को ये ख़त लिखा है कि जुमे के खुतबे से पहले वो अपनी तकरीरों में आवाम को ये बताएं कि हिंदुस्तान के आइन में हमें जिस तरह से प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया गया है, तो वो गांधीवादी तरीका है, वो हिंसा का तरीका नहीं, अहिंसा का तरीका। लिहाजा हम अपने नौजवानों को इस बात के लिए बताएं कि जब कोई व्यक्ति आपको कॉल देता है तो देखिए वो व्यक्ति कौन है, क्या है, उसकी क्या कैपेसिटी है। उसके मुताबिक अगर शहर के तमाम जिम्मेदार मिलकर कोई कॉल दे रहे हैं तो यकीनन आपको आना पड़ेगा। इस जमहूरी मुल्क में आपकी आवाज़, आपका प्रदर्शन और आपके धरने और आपके प्रोटेस्ट हुआ करते हैं। लेकिन अगर वो कायद आपसे कह रहे हैं कि यहाँ से वापस हो जाओ, रुक जाओ, तो फिर रुकना भी चाहिए। ये नहीं कि काल पर तो बाहर आ गए और उसके बाद हाथ में पत्थर उठा लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो इस शहर के अमन को आग न लगाएं। ये पैगाम हमने आइम्मा मसाजिद के ज़रिए आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की और आपके ज़रिए पैगाम। कल के लिए क्या पैगाम है? लोग अपने घरों पे जाएं, क्या आपने कहा?
नहीं, जुमे के दिन लोग आए, अपनी नमाज पढ़ें, अपना कारोबार करें। जिस तरह से आम जुमे हुआ करते तो उसी तरह कल का भी जुमा है और जुमे पे कोई ऐसी पाबंदी या कोई वो नहीं है। आप अपने कारोबार को करें और मुझे उम्मीद है कि शहर के वो तमाम मुसलमान जो समझदार हैं वो भी कल इस बात को देखेंगे कि कोई भी उपद्रवी हमारे शहर के अमन को आग ना लगाए, और अगर कोई लगाता हुआ मिले तो उसको पकड़ करके हमें खुद पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से आल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के महासचिव हाजी मोहम्मद सलीफ साहब ने कहा है कि शहर में अमन चैन बना रहे, इसलिए लोग नमाज पढ़कर घरों के लिए जाएं, अपने कारोबार के लिए जाएं। अगर कोई माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसकी शिकायत खुद पुलिस को लोग करें। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मीडिया में कई दिनों से कानपुर के जंदेश्वर इलाके में नकल मकानी की खबरें आ रही थी। जंदेश्वर हाथे में मुकीम लोगों का इस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उन लोगों का कहना है कि यहाँ से कोई भी नहीं गया और न ही कोई नकल मकानी करेगा। हाथे के बाहर उन लोगों ने पोस्टर भी लगाए हैं जिसमें मीडिया के बाइकॉट जैसी तहरीर लिखी गई है। कानपुर में हालात लगातार बेहतर हो रहे हैं। इसी दौरान कई जगहों से बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारी की खबरें भी सामने आ रही थी। इसी को देखते हुए कानपुर के शहर काजी अब्दुल कुद्दूस ने एक वीडियो जारी किया। शहर काजी ने शहर में अमन व सुकून की बरकरारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इंतजामिया ने मेरी बात रखी। इंतजामिया ने कहा कि बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारी नहीं होगी, पर जो गुनहगार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अभी हालिया 3 जून को जो वाक़या पेश आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के सिलसिले में जो गुस्ताखी की है, जिस तरीके से उसको लेकर के बच्चों ने दुकानें बंद की और फिर जुलूस निकाला और फिर आपस में कुछ झगड़ा हो गया उसको लेकर के, बहरहाल वो अच्छा नहीं हुआ जो कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा मसला हमारे सामने दरपेश ये है कि वो आपसी दिलो दिमाग को दुरुस्त रखना और अपने काम में लग जाना और माहौल को दुरुस्त कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा अब किसी तरह कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और कोई परेशानी की अब ज़रूरत नहीं। किसी तरह कोई वाक़या पेश आता तो मैं हूँ। हमारे ताल्लुकात जैसे भी थे अब जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से प्रशासन से, वैसे ही पूरी इज़्ज़त मुझे मिल रही। किसी तरह कोई परेशानी नहीं और अपमान का कोई भी मामला नहीं, किसी तरह का पूरी इज़्ज़त है हमको मिली हुई है, किसी तरह कोई मसला नहीं। और जो है इधर जोश खरोश में कुछ बातें कही भी दी हैं तो बहरहाल ये कि वक्ती थी और आर्जी थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम और आप उसका कोई गलत यूज़ या इस्तेमाल करें। उससे एहतियात करिए और अपनी ज़िंदगी को सामान्य करें। अपने बच्चों को देखें, अपने घर को देखें, अपने मकान दुकान को देखें, अपने वालिदैन को देखें, अपने कारोबार को देखें। हमारी इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर से हमारे नुमाइंदे संदीप सवेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे अभी के हालात जानेंगे कानपुर के। देखिए इंसा, जिस तरह से शहर काजी ने ये वीडियो जारी किया है, अमन चैन बनाने की शहर में अपील की है, लोगों से अपील की है, और जो इन्होंने एक बात कही है कि प्रशासन ने बात मानी है, तो वाकई पिछले 24 घंटे में, बल्कि 24 घंटे से ज्यादा हो रहे हैं, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक, जो पुलिस ने मैसेज जारी किया है उसके मुताबिक एक भी गिरफ्तारी 24 घंटे ज्यादा बीत चुके हैं, नहीं हुई है। तो जिस तरह से ये अपीलें की जा रही हैं, उसी तरह से आल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल ने भी एक अपील जारी की है कि कल जुमे की नमाज है और शहर की मस्जिदों के इमामों को एक खत लिखा है आल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के महासचिव ने कि लोग नमाज पढ़ने आए, वहां से सीधे अपने घरों को जाएं, अपने कारोबार को जाएं और शहर में अमन चैन बनाए रखें। जी इंशाअल्लाह। संदीप, ये भी बताया कि जिन बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी उनके ताल्लुक से तफसील बताइए। जी बिल्कुल, शहर काजी ने भी मुलाकात की इस मसले पर, कई तंजीमों ने भी मुलाकात की है और पुलिस कमिश्नर ये आश्वासन दिया है कि जो लोग बेगुनाह हैं उन्हें सजा नहीं दी जाएगी, न ही उन्हें पकड़ा जाएगा, और जो लोग आ गए हैं, जो पकड़ लिए गए हैं, जांच के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर ने भी इस पर रुख साफ किया है। कई राजनीतिक दल के बड़े जिम्मेदारों ने भी मुलाकात की है। तो जो बेगुनाह होंगे उनकी जांच के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा, ऐसा पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है। जी चलिए संदीप, इस अहम खबर पर आपने अपनी नजर बनाए रखे। तफसीलात के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया।
नपुर शर्मा और मुल्क के मौजूदा हालात पर बोलते हुए बीजेपी लीडर उमा भारती का कहना है कि पार्टी तर्जुमान को कुछ भी बोलते हुए गाइडलाइन और मर्यादा का खास ख्याल रखना चाहिए। किसी भी मजहब के खिलाफ ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे मुल्क का माहौल खराब हो। उमा भारती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के दौरान से ही माहौल में तब्दीली आई है। तमाम पार्टी के लीडर और तर्जुमान अपनी मर्यादा भूल गए हैं। इस कमी को दूर करने की सबको अशद जरूरत है। पार्टी प्रवक्ताओं को पार्टी की नीति का उल्लंघन कभी नहीं करना, इसलिए वो प्रवक्ता बनाए जाते हैं। हमारी नीति नहीं है कि हम किसी समुदाय का अपमान करें। उस भूल के उनको जो दंड पार्टी के पास में देने का अधिकार है वो पार्टी ने दे दिया। मुस्लिम राष्ट्रों की प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक है, जिनने भी दी उसको भी विदेश मंत्रालय ने और हमारी सरकार ने ठीक से हैंडल कर लिया। इस चिंता का विषय ये था कि यूपी के चुनाव के समय से जो स्थितियां बनी उसमें प्रवक्ता अपनी मर्यादाएं भूलने लगे, झल्लाने लगे, कुछ भी बोलने लगे। नहीं तो पहले हंस देते थे आपस में बात करते समय, वो बंद हो गया। एक अजीब किस्म का तनाव आ गया आपसी संबंधों में, और हम ऐसे समय पे ये तनाव पैदा कर दिए हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि मोदी जी जिस तरह से देश को ले आए, ऐसा आज तक नहीं हुआ, किसी भी देश में शायद नहीं हुआ। उनने जितने निर्णय लिए देश उनके साथ खड़ा रहा। आर्थिक क्षेत्र के, राजनीतिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के, ट्रिपल तलाक का, 370 को हटाने का, जीएसटी का, डिमोनेटाइजेशन का। ऐसा कब हुआ है कि जिस तरह से अभिनंदन वर्धमान की वापसी हुई है सम्मानजनक तरीके से, चीन को जिस तरह से हैंडल किया, देश भी उठता जा रहा था, नेता देश को उठाता जा रहा था, देशवासी साथ दे रहे थे धर्म और जाति से ऊपर उठ करके। ऐसे समय पर हम कार्यकर्ताओं की ये भूल है कि हम ऐसी बातें बोल रहे हैं, और जिसका सीधे मोदी के ऊपर आक्षेप लग रहा है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम आइंदा से इसमें पूरी सावधानी बरतें। और उत्तर प्रदेश में जो माहौल हमने बिगाड़ दिया, मैं बिल्कुल जिम्मेवार ठहराऊंगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में सब पार्टियों का जो बर्ताव था वो जहर उगलने वाला बर्ताव था, और उसको जितना जल्दी हो सके ठंडा करना पड़ेगा। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूम। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूम। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतनाज़ा बयान की। मुतनाज़ा बयान के रिमार्क्स के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM एहतजाज करेगी। ये एहतजाज दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा। AIM का कहना है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। AIM का कहना है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो नाकाफी है। वहीं हिंदू महासभा नुपुर शर्मा की हिमायत में लखनऊ में पैदल मार्च करेगी। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बराह रास्त खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, ये बताएं कि MIM की जानिब से आज जंतर मंतर पर एहतजाज किया जा रहा है, अभी की क्या सूरत हाल? देखिए, मौजूदा सूरत हाल ये है कि कल शाम के वक्त अचानक इस एहतजाज की परमिशन देने से इनकार कर दिया गया। बाज़ाब्ता तौर पर जो DCP हैं उन्होंने एक लेटर जारी करके कहा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर तनाज़ा हो रहा है, कम्युनल टेंशन है, और साथ ही साथ जो दिल्ली का इलाका है, उस जुनूबी दिल्ली का, और जो कहना चाहिए कि जो लुटियन जोन है उसके अंदर VVIP मूवमेंट वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। इसको देखते हुए वो इजाज़त नहीं दे सकते, ये एक हवाला दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब जो है MIM के जो कार्यकर्ता हैं, जो कारकुनान हैं, वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया था कि आप लोग यहां पर आकर सीधे तौर पर अपना मेमोरेंडम यहां पर जमा करा दें। लेकिन क्योंकि ये देर से खबर सामने आई है, तो सीधे तौर पर MIM के जो कारकुनान है उनको ये कहा गया है कि वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे। यही वजह है कि अब ये जो प्रदर्शन होना है या छोटा मोटा जो एहतजाज होना है वो अब सीधे तौर पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर हो सकता है। लेकिन जो बड़ी खबर यही है कि इस पूरे मामले में साफ तौर पर जो परमिशन देने से इनकार कर दिया गया है, क्योंकि ये जो पूरा एहतजाज था ये नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल मामले को लेकर था, जिसमें ये कहा और ये मांग की गई थी, मुतालबा किया जाना था कि इनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग थानों में अगर देखें तो लेकिन बड़ी खबर यही है कि इजाज़त नहीं मिली है, लेकिन फिर भी जो कारकुनान हैं वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच रहे हैं। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान के शहर कराची के कोरनकी इलाके में चंद शरपसंद अनासिर ने मंदिर के पुजारी के घर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने पुजारी के घर में तोड़फोड़ की और मकान में मौजूद मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। जराये के मुताबिक अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया और शहर में मौजूद हिंदू अक़लियती तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इक़दाम किए। पुलिस शवाहिद को इकट्ठा करते हुए मामले की जाँच कर रही है। सीनियर कांग्रेस लीडर व मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने मुल्क में जगह जगह हो रहे पत्थरबाजी के वाक़ात और कश्मीर में बढ़ रहे तशद्दुद के हुकूमत की पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया। दिग्विजय सिंह ने कश्मीर मामले में हुकूमत के साथ विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया है कि वो लोग कहां छुपे हुए बैठे हैं। दिग्विजय सिंह ने मुल्क में नफरत की सियासत के लिए हुकूमत की पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराते हुए अंदेशा जाहिर किया है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में मुल्क में पत्थरबाजी के वाकयात में और भी इजाफा होगा। तो नाज़रीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।